वो आदमी ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी होने वाली बहू वही उसका पहला प्यार है जिसके वो सपने देखा करता था। हवा मानो उस पल थम सी गई। उसकी बेटी ने उसे टोका, तब जाकर वो अपने ख्यालों से बाहर आया। ये खबर मिलने के बाद कि उसका पहला प्यार अब इस दुनिया में नहीं है, विलियम एक ऐसे खालीपन में डूब गया जिसे बर्दाश्त करना मुश्किल था। पर उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके सामने खड़ी ये औरत असल में उसका पहला प्यार ही है। और इस सब की शुरुआत कई साल पहले की एक रात से होती है। उस वक्त जेनी कैलिफोर्निया के सोनोमा काउंटी में गाड़ी चला रही थी। वैसे तो यहाँ का मौसम काफी गर्म रहता है, लेकिन आज रात अजीब तरह से भारी बर्फबारी हो रही थी। आसमान से गिरती बर्फ देखकर वह बहुत घबरा गई थी, लेकिन उसकी ये घबराहट जल्दी ही एक हादसे में बदल गई, क्योंकि उसे बर्फ में गाड़ी चलाने की आदत नहीं थी। इसलिए जेनी से गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। उसने गाड़ी को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिर में वह इस एक्सीडेंट को होने से नहीं रोक पाई। नदी के बर्फीले पानी में गिरते ही वो बेहोश हो गई। शरीर का तापमान गिरने के साथ साथ जेनी की धड़कनें भी शांत होने लगी। लेकिन तभी इस नाजुक मौके पर अचानक आसमान से एक बिजली गिरी और सीधा जेनी की गाड़ी से टकराई। उस बिजली के जोरदार झटके ने एक डिफाइब्रिलेटर का काम किया। उसने जेनी को न सिर्फ मौत के मुंह से बाहर निकाला, बल्कि अनजाने में उसे हमेशा जवान रहने का जादू भी दे दिया। उसके बाद चाहे कितने भी साल बीत गए, ऐसा लगा जैसे समय जेनी को भूल ही गया हो। वो हमेशा जवान ही रही। लेकिन ये अजीब बात जल्दी ही लोगों की नजरों में आने लगी। जब भी ऐसा होता, जेनी इसका सारा क्रेडिट अपनी अच्छी डाइट और स्किन केयर को दे देती। पर यह बहाना ज्यादा दिन नहीं चला। एक के बाद एक कई अजीब घटनाएं होने लगी, जिन्होंने उसकी शान जिंदगी को हिलाकर रख दिया। मैडम, यहाँ लिखा है कि आपकी पैदाइश कई साल पहले की है। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब आप काफी उम्रदराज हैं। जी हाँ मैडम, मुझे ये सब ऐसा ही रखना है। जब आप आगे वाले कमरे में जाएं, तो कृपया अपना बर्थ सर्टिफिकेट साथ ले जाएं। जेनी को खतरे का एहसास होने लगा था, इसलिए वो तुरंत वापस पहाड़ों की तरफ चली गई और वहाँ एक मेडिकल कॉलेज में काम ढूंढ लिया। वो बेताबी से अपने जवान चेहरे का राज जानना चाहती थी, पर जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसकी उम्मीद भी धीरे धीरे टूटने लगी। जेनी को आखिर में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो उसके काम आ सके। हमेशा जवान रहने का जो सपना हर कोई देखता है, वो अब जेनी के लिए कोई वरदान नहीं, बल्कि एक खामोश और लंबे श्राप जैसा लगने लगा था। और कुछ ही समय बाद जेनी का ये राज FBI की नजरों में आ गया। उन्होंने ये बहाना बनाया कि उसके पास रहने का परमिट नहीं है, और बिना कुछ सुने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। जेनी अच्छी तरह समझ गई थी कि शायद उसे पकड़कर एक लैब रैट की तरह उस पर रिसर्च की जाएगी। उस पल डर के मारे उसकी जान सूख रही थी। खुशकिस्मती से रास्ते में वो आदमी कुछ देर के लिए गाड़ी से उतरा। जेनी ने इसी मौके का फायदा उठाया और डिक्की से बाहर निकलकर भाग गई। तेज बारिश में उसका चेहरा पूरी तरह भीग चुका था, लेकिन वो जान बचाकर भागती रही। जेनी जानती थी कि वे लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, इसलिए अब वो बस एक ही चीज कर सकती थी, लगातार भागना। लेकिन अपनी बेटी को इस खतरे से बचाने के लिए उसे भारी मन से अपनी ममता का गला घोंटना पड़ा। ये कोई आम विदाई नहीं थी। इस दिन के बाद से जेनी की जिंदगी में सिर्फ अपनों को छोड़ना और गायब होना ही रह गया था। वो हर 10 साल में अपनी पहचान और घर बदल लेती थी। ऐसी ही जिंदगी चलती रही। आज जेनी एक लाइब्रेरी में काम करती है। ये जगह उसे अपनी पहचान छिपाने के लिए सबसे सही लगी, और वहाँ गोदाम में धूल फांक रही पुरानी न्यूज रील्स उसकी सबसे पसंदीदा चीजें हैं, क्योंकि जेनी के लिए ये सिर्फ पुरानी यादें नहीं है, बल्कि उस गुजरे हुए वक्त का सबूत है जिसे उसने खुद अपनी आंखों से देखा है और जो अब कभी लौटकर नहीं आएगा। जेनी शहर से दूर एक छोटे से होटल में रहती है और उसकी इकलौती दोस्त एक अंधी पियानो प्लेयर है। एक दिन उसने जेनी को न्यू ईयर पार्टी में बुलाया, लेकिन जब जेनी उस शानदार पार्टी में पहुंची तो उसकी नजर अपने आप दीवार पर लगी। एक ग्रुप फोटो पर टिक गई। वो खुद को रोक नहीं पाई और वही खड़ी रह गई। तस्वीर थोड़ी पीली पड़ चुकी थी, लेकिन जेनी के दिमाग में वो यादें कल की तरह ताजा थी। वक्त ने भले ही उसे हमेशा जवान रहने का तोहफा दिया था, लेकिन चुपचाप उससे वो सब कुछ छीन भी लिया जिसे वो कभी रोक नहीं पाई। वो प्यारे दोस्त और उसका वो प्यार जो कभी उसके साथ हुआ करते थे, अब वक्त की धुंध में कहीं खो गए हैं, और जेनी बस अकेले इस अकेलेपन का बोझ उठा रही है। शायद इसी वजह से उसे हमेशा लगता है कि वो प्यार के काबिल ही नहीं है। हॉल में उसकी दोस्त के उंगलियों से निकलती प्यारी धुन गूंज रही थी। भले ही वो देख नहीं सकती थी, लेकिन वो पियानो बहुत कमाल का बजाती थी। ये मीठी धुन हमेशा जेनी के अकेलेपन को थोड़ा कम कर देती थी। और जब पार्टी खत्म होने वाली थी, तब जेनी की नजर थोड़ी दूर खड़े एक अनजान आदमी पर पड़ी। हालांकि वो पहली बार मिल रहे थे, लेकिन जेनी के दिल में एक अजीब सा अपनापन महसूस होने लगा। जब उनकी नजरें मिली तो ऐसा लगा मानो वक्त भी उनके लिए थम सा गया हो। पर अगले ही पल उस आदमी ने एक दूसरी औरत को गले लगाकर किस किया। जेनी के दिल में अभी जो हलचल मची थी, वो अचानक से एक गहरी उदासी में बदल गई। शायद उसके लिए ये दुनिया हमेशा से ही ऐसी अकेली ही थी। ये सारी रौनक और शोर शराबा बस दूसरों के लिए था। फिर भी जब वो उदास मन से वापस जाने ही वाली थी कि तभी वो आदमी भागता हुआ आया और लिफ्ट के बंद होते दरवाजे को अपने हाथों से रोक लिया। इससे मुझे सबक मिलेगा कि अपने हाथ ऐसी जगह न डालूं जहां वो नहीं होने चाहिए। मुझे अंदर से आवाज आई कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। क्या तुम्हें पता है कि ऐसा करना खतरे से खाली नहीं था? कैसा खतरा? तुम्हारा ऐसे जाने से पहले अपना नाम तो बता दो। मैं एलिस हूँ। तुमसे मिलकर खुशी हुई। क्या तुम्हें ये पसंद है? नहीं, कोई भी आदमी मुझे पसंद नहीं करता। मेरा नाम क्या है ये जानना चाहते हो? लोग कहते हैं मैं उदास रहता हूँ, परेशान रहता हूँ, कहते हैं कि मैं अनहेल्दी हूँ और मेरे पास पैसे नहीं है, कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें किस किया? एलिस। एलिस के इस मजाकिया अंदाज पर जेनी की हंसी छूट गई, पर जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुले उसने तुरंत वहां से निकल जाना ही बेहतर समझा। ये देखकर एलिस उसके पीछे भागा। उसे पता था कि अगर वो आज चली गई तो शायद वो फिर कभी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन जेनी उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि एलिस अभी कुछ ही देर पहले किसी और औरत की बाहों में था और अब वो जेनी के पीछे पड़ा था। जेनी को लगा कि वो बस एक नंबर का धोखेबाज आदमी है। ये सुनकर एलिस ने तुरंत सफाई दी कि वो लड़की सिर्फ उसकी कजिन है, पर फिर भी जेनी ने अपनी भावनाओं को दबा लिया। वो प्यार के इस भंवर में दोबारा नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन उसने एलिस की जिद को कम आका था। जैसे ही जेनी
जेनी टैक्सी में बैठकर निकलने वाली थी, एलिस ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे रोक लिया। तुमने फिर से अपना हाथ वही डाल दिया जहाँ उसे नहीं होना चाहिए। कांटेक्ट में कैसे रहेंगे? हैप्पी न्यू ईयर। एलिस जेनी अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसने ये बात आगे बढ़ाई तो उसके लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा, पर उस पल उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो अपनी किस्मत के दोराहे पर खड़ी है। न्यू ईयर के दिन ही जेनी का जन्मदिन भी था। उसने अपनी बूढ़ी बेटी से एक रेस्टोरेंट में मिलने का वादा किया था। इतने सालों बाद मिलकर दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और उसकी बेटी ने उसके कान में फुसफुसाते हुए उसे जन्मदिन की बधाई दी। दरअसल बेटी यहाँ सिर्फ जेनी का जन्मदिन मनाने नहीं आई थी, बल्कि उसे ये बताने आई थी कि वो किसी दूसरे शहर के ओल्ड एज होम में जा रही है। जेनी के इस शहर में रहने की इकलौती वजह यही थी कि वो अपनी बेटी के आखिरी पलों में उसके साथ रह सके। अगर बेटी ओल्ड एज होम चली गई तो मुश्किल वक्त में जेनी उसके पास नहीं हो पाएगी, लेकिन इन सबसे ज्यादा बेटी को अपनी माँ की सेफ्टी की चिंता थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी माँ उसके लिए इतनी परेशानी उठाए, और ये तो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसकी माँ किसी अनजान खतरे में पड़ जाए। काफी सोचने के बाद उसका ओल्ड एज होम जाने का फैसला और भी पक्का हो गया। इस बात पर जेनी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वक्त ने उसे तो हमेशा जवान रखा, लेकिन उसकी बेटी से उसका वो बचपन और वो वक्त छीन लिया जो जेनी को उसके साथ बिताना चाहिए था। लेकिन दुनिया चाहे जैसी भी हो, जिंदगी तो आगे बढ़ती ही है। एक दिन जेनी को अपने साथ काम करने वालों से पता चला कि एक लड़के ने लाइब्रेरी में $50,000 की किताबें दान की है, और उन किताबों में कई ऐसी किताबें भी थी जो अब कहीं नहीं मिलती। तभी अचानक एक जाना पहचाना चेहरा फिर से जेनी के सामने आ खड़ा हुआ। पता चला कि वो बड़ा दानी इंसान कोई और नहीं बल्कि एलिस ही था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो जेनी के लिए बहुत प्यार से एक खास तोहफा भी लेकर आया था। हे, ये मैं हूँ, क्या तुम्हें पता नहीं तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, फूल। जेनी ने थोड़े शक के साथ वो तोहफा लिया। उसे यकीन नहीं हुआ कि वो सारी किताबें वाकई फूलों के बारे में ही थी। उस पल उसे लगा जैसे उसे किताबों के रूप में फूलों के 3 प्यारे से गुलदस्ते मिल गए हों। वो बहुत खुश थी, लेकिन एलिस ने उसी वक्त ये शर्त रखी कि वो इन किताबों को जेनी के ही हाथों से डोनेट करना चाहता है। ये सुनते ही जेनी के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने एलिस को साफ मना कर दिया। ये देखकर एलिस भी उसे मजबूर नहीं करना चाहता था। ऐसी जगह जहाँ तुम कभी नहीं गई, अगर वो इसी शहर में है तो ये थोड़ा मुश्किल है। चलो देखते हैं। जल्द ही मिलने का समय हो गया। एलिस जेनी को शहर के बाहर एक पुरानी खदान में ले गया। जेनी पहले कभी ऐसी जगह नहीं आई थी, और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि उस खदान के अंदर सदियों पुरानी एक नाव थी। जेनी ये सब देखकर हैरान रह गई। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ की हर चीज गुजरे हुए वक्त की कहानी सुना रही हो। वो खुद को रोक नहीं पाई और आगे बढ़कर नाव की पुरानी लकड़ी को बड़े प्यार से छूने लगी। वक्त बिल्कुल एक लंबी यात्रा पर निकली नाव की तरह है, लेकिन सिर्फ वो अकेली ही किनारे पर छूट गई थी। एलिस ने जेनी की उदासी को महसूस किया, इसलिए वो तुरंत जेनी को वहां से ले गया। वापस लौटते समय एलिस ने डरते डरते उससे अगली डेट के बारे में पूछा। जेनी थोड़ी झिझक रही थी, लेकिन एलिस के मजाकिया और सच्चे अंदाज ने उसका दिल जीत लिया और दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ने का मौका मिला। कुछ ही दिनों बाद जेनी तैयार होकर एलिस के अपार्टमेंट पहुंची। एलिस उन दोनों के लिए बढ़िया खाना बना रहा था। पिछली मुलाकात के बाद अब उन दोनों के बीच कोई झिझक नहीं थी और वे खुलकर बात कर रहे थे। बातों ही बातों में उनकी बॉन्डिंग और भी गहरी हो गई। जल्द ही एलिस ने मेज पर खाना परोसा। वो बहुत ही स्वादिष्ट हॉट डॉग था और उसके हाथ के बने इस लाजवाब खाने ने जाने अनजाने में ही जेनी का दिल जीत लिया था। खाना खाने के बाद वे दोनों खिड़की के पास बैठकर रात का नजारा देखने लगे और एलिस ने भी इसी मौके का फायदा उठाकर जेनी से अपने प्यार का इजहार कर दिया। ये पहली नजर का प्यार नहीं था, बल्कि एक ऐसा एहसास था जो धीरे धीरे गहरा हो रहा था। उसने बताया कि उस दिन लाइब्रेरी के नीचे जब जेनी ब्रेल किताब पढ़ रही थी तो वो बहुत शांत और खोई हुई लग रही थी, मानो दुनिया के शोर शराबे से उसे कोई मतलब न हो। एलिस बस वहां से गुजर रहा था, लेकिन उसे देखकर उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। बाद में उसे एहसास हुआ कि जेनी के लिए उसकी फीलिंग्स वक्त के साथ कम नहीं हुई, बल्कि हर मुलाकात के साथ प्यार और बढ़ता गया। एलिस को उसका बात करते हुए रुकना और दूर कहीं देखते हुए उसकी आंखों में दिखने वाली वो गहरी खामोशी याद थी जो उसकी उम्र से बहुत बड़ी लगती थी। वो बहुत सी चीजों से दूरी बनाकर रखती थी, लेकिन फिर भी दुनिया के लिए उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। और एलिस की प्यार भरी नजरों में जेनी को भी ऐसा लगा जैसे उसे अपने लिए एक सुरक्षित ठिकाना मिल गया हो। जेनी ने आखिरकार अपने दिल की बात सुनी और उसके प्यार को खुशी खुशी अपना लिया। लेकिन अगले दिन जब जेनी घर लौटने के लिए टैक्सी में बैठी तो किस्मत ने उसे फिर से एक बड़ा झटका दिया। कार की खिड़की से बाहर पार्क का वो बेंच जेनी की आंखों के सामने आ गया और उसके मन में छिपी भावनाएं अचानक बेकाबू हो उठी। नजारा वही था, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। उस समय जेनी भी एक बहुत ही गहरे प्यार में डूबी हुई थी, लेकिन जब उसने उस आदमी के हाथ में सगाई की अंगूठी देखी तो उसने बिना बताए ही वहां से जाने का फैसला कर लिया। इस याद ने जेनी के मजबूत इरादों को थोड़ा कमजोर कर दिया और जब वो बुरी तरह थकी हुई घर लौटी तो उसने देखा कि सालों से उसके साथ रह रहा उसका कुत्ता मरने की हालत में था। जेनी तुरंत उसे जानवरों के अस्पताल ले गई, जहां उसे पता चला कि उसके कुत्ते के शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। उस समय सबसे सही फैसला शायद उसे दर्द से मुक्ति दिलाना ही था। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? मुझे लगता है कि अमर होना एक श्राप की तरह है जो हमेशा बढ़ता ही जाता है। और जेनी का सबसे बड़ा दर्द ये था कि वो अपने प्यार के साथ बूढ़ी नहीं हो सकती। आधी रात को जब वो घर लौटी तो उसका फोन एलिस के मैसेजेस से भरा पड़ा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि खुद को फिर से एक शांत कमरे में बंद कर लिया। कमरे में इतनी शांति थी कि उसे गुजरते वक्त की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। जब जेनी ने अपनी पुरानी तस्वीरें देखी तो वे पुरानी और जानी पहचानी यादें फिर से उसके दिमाग में ताजा हो गई। ये वो लोग थे जो जिंदगी के किसी मोड़ पर जेनी के साथ थे, लेकिन अब वे उसकी दुनिया में नहीं थे। जेनी पूरी रात तस्वीरें देखती रही। चेहरों में बदलाव आ रहा था, मुस्कान बदल रही थी और उम्र बदल रही थी, लेकिन सिर्फ जेनी ही थी जो बिल्कुल नहीं बदली थी। जेनी अब खुद से और
झूठ नहीं बोल सकती थी। हमेशा जिंदा रहना कोई वरदान नहीं था, बल्कि एक लंबी और अकेली विदाई थी। वो बहुत लंबी जिंदगी जी रही थी, इसलिए उसे बार बार अपने करीबियों को अपनी जिंदगी से जाते हुए देखना था। और जब उसकी नजर एलिस की दी हुई किताबों पर पड़ी तो उसे समझ आ गया कि उसे अब जाना ही होगा, भूलने के लिए नहीं बल्कि दोबारा किसी को न खोने के लिए। लेकिन कुछ ही समय बाद एलिस फूल लेकर जेनी के पास पहुंच गया। एलिस की आंखों में तो बहुत खुशी थी, लेकिन जेनी का फैसला अब अटल था। जेनी बिना पीछे मुड़े वहां से चली गई और एलिस सड़क पर परेशान सा खड़ा होकर जेनी को दूर जाते हुए देखता रहा। एलिस के दिल को बहुत गहरी चोट पहुंची। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस रिश्ते को उसने इतने प्यार से संजोया था उसे इतनी बेरुखी से ठुकराया क्यों जा रहा है। लेकिन उसे नहीं पता था कि जेनी भी अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। उनका प्यार इतना सच्चा था कि जेनी को करीब जाने से भी डर लगने लगा था। शायद आखिर में किस्मत में उसे बस वक्त के पन्नों में खोया एक अकेला मुसाफिर ही बनना था। जब उसकी बेटी एक ओल्ड एज होम में जाने वाली थी तो वो फिर से जेनी से मिलने आई और उसने तुरंत अपनी माँ की आंखों में उदासी पढ़ ली। क्या बात है, मैं बस थक गई हूँ, अच्छे लोगों के साथ उड़ना चाहती हूँ। तो फिर रुक जाओ, अब कोई तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा है। जो तुम पर शक करेगा वो नहीं बचेगा। तुम्हें हमेशा अकेले रहने की जरूरत नहीं है। क्या तुम किसी से बहुत प्यार करना चाहते हो? बहुत वक्त हो गया है, बिना फ्यूचर के ये अलग होता है। तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा फ्यूचर नहीं है? मेरा मतलब है एक साथ बूढ़े होने का फ्यूचर। वो प्यार नहीं, बस दर्द है। हालांकि जेनी की पूरी जिंदगी अमर होने के इस श्राप के साए में थी, लेकिन उसकी बेटी का मानना था कि कुछ प्यार उम्र भर साथ निभाने के लिए नहीं होते, इसलिए जितना भी वक्त साथ बिताओ वही प्यार की सबसे बड़ी सच्चाई है। जेनी अपनी बेटी की बातें सुनकर पिघल गई। उसे भी पहली बार एहसास हुआ कि शायद प्यार को वक्त से लड़ने की जरूरत नहीं है, उसे बस आज के हर पल को खुशी से जीना है। इसलिए उस रात जेनी ने खुद एलिस से मिलने का फैसला किया। दोनों को ही पुरानी और ऐतिहासिक चीजें बहुत पसंद थी, इसलिए जेनी ने डेट के लिए एक ऐसी जगह चुनी जो सालों से बंद पड़ी आर्ट गैलरी थी। वहां की हवा में भी बीते हुए वक्त की खुशबू थी। फिर जेनी ने जाकर बिजली का स्विच बंद कर दिया और बत्ती बुझते ही दोनों मानो हजारों तारों के नीचे खड़े थे। इस शोर शराबे वाली दुनिया के एक शांत कोने में कुछ पल के लिए उन्हें एक सुकून भरा एहसास हुआ। ये सब इतना जादुई लग रहा था, जैसे हमारे वाद्य यंत्र जितने बेहतर होंगे हम उतना ही दूर तक देख पाएंगे। लेकिन अब हम आगे बढ़ रहे हैं, भविष्य की ओर, अतीत की ओर। रोशनी अभी हम तक नहीं पहुंची है। वहां कोई ज्यादा प्यार भरी बातें नहीं हुई, बस एक नजर ही काफी थी। जब दोनों की नजरें मिली तो जेनी ने भी हिम्मत जुटाकर इस प्यार को अपनाने का फैसला कर लिया। अगले दिन जब सुबह हुई तो एलिस जेनी को लेकर अपने घर चला गया। पहला कारण तो ये था कि उसे अपने माता पिता की एनिवर्सरी पार्टी में जाना था, और दूसरा ये कि वो जेनी को अपने परिवार वालों से मिलवाना चाहता था। लेकिन जब वे रात के अंधेरे में घर पहुंचे तो जेनी ये देखकर हैरान रह गई कि एलिस के पिता कोई और नहीं बल्कि सालों पहले उसका प्यार रहे विलियम थे। वो एक बहुत ही खास दोपहर थी। उस समय विलियम कॉलेज में पढ़ता था। जब वो कॉलेज से घर लौट रहा था तो उसने रास्ते में जेनी को देखा जिसकी कार खराब हो गई थी। विलियम ने मदद के लिए पूछा, लेकिन जैसे ही जेनी ने अपना स्कार्फ हटाया विलियम उसकी खूबसूरती को देखकर पूरी तरह से दंग रह गया। किसी ने नहीं सोचा था कि ये अचानक हुई मुलाकात दो अजनबियों को इतना करीब ले आएगी। क्योंकि जेनी को एडवेंचर पसंद था, इसलिए विलियम की पढ़ाई पूरी होने के बाद वो लगभग हर दिन जेनी को शहर की अलग अलग जगहों पर घुमाने ले जाता। लेकिन उनकी किस्मत में वक्त और मौसम के बदलने के साथ साथ ये रिश्ता भी खत्म होना लिखा था। जब विलियम सगाई की अंगूठी के साथ उसे प्रपोज करने ही वाला था तब भी जेनी अपने अंदर के डर को नहीं रोक पाई और अपने आंसुओं को छिपाते हुए हमेशा के लिए उस प्यार को वक्त की गहराइयों में दफना दिया। आज एलिस के घर वाले लगभग ये मान चुके थे कि विलियम जिस एडालिन की बात करता है वो जेनी की मां है। लेकिन जब भी एडालिन का जिक्र होता था तो विलियम की आंखों में प्यार और दर्द साफ दिखाई देता था। उसके इस अजीब बर्ताव को देखकर उसकी पत्नी भी अपने दुख को रोक नहीं पाई और गुस्से में वहां से चली गई। मामले की गंभीरता को समझते हुए वो तुरंत सीढ़ियों से नीचे हॉल में आया, लेकिन उसकी पत्नी इस वक्त तक पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने साफ कह दिया कि वो किसी का बैकअप प्लान नहीं बनना चाहती। लेकिन दोनों ने एक साथ कई साल बिताए थे। विलियम ने सफाई देने में कोई जल्दबाजी नहीं की बल्कि अपने जाने पहचाने तरीके से अपनी पत्नी को शांत किया। खासकर इस वीकेंड का दूसरा विकल्प, हाँ 40 साल हो गए हैं डार्लिंग, चलो भी दूसरा विकल्प चुनो डार्लिंग, तुमने ये सब कुछ बर्बाद कर दिया है। हाँ बिल्कुल सही, देखो ये सब कुछ बेकार है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें ज्यादा चोट पहुंची है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। भले ही विलियम कह रहा था कि उसे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रात होने पर वो अकेले ही जेनी के पास गया और उसे अपने उस अधूरे प्यार के बारे में बताया। विलियम के दिल का दर्द सुनकर जेनी बहुत बेचैन हो गई। वो जानती थी कि ये वही अतीत है जिसे उसने खुद दफनाया था। कुछ गलतियां सिर्फ किस्मत का खेल नहीं थी बल्कि उसके बार बार छोड़कर जाने का नतीजा थी। और इसी पल उसने आखिरकार हिम्मत जुटाई और एडलाइन नाम की उस लड़की की तरफ से वो बात कह दी जिसमें बहुत देर हो चुकी थी। तब जाकर विलियम को आखिरकार शांति मिली। कुछ बीती बातों को बार बार नहीं कुरेदना चाहिए, उनका होना ही काफी होता है। लेकिन किस्मत जेनी को चैन की सांस नहीं लेने देना चाहती थी। अगले दिन जब विलियम ने जेनी के ऊपर से एक कीड़ा हटाया तो उसकी नजर अचानक जेनी के हाथ के पिछले हिस्से पर पड़ी। वहां एक हल्का सा निशान देखकर वो चौंक गया। उसे अच्छी तरह याद था कि एडलाइन के हाथ पर भी बिल्कुल वैसा ही निशान था। दरअसल एक बार जब वे दोनों ट्रिप पर गए थे तब एडलाइन का हाथ जंगल में एक टहनी से छिल गया था। विलियम को साफ याद था कि उस वक्त उसी ने उसके घाव पर पट्टी बांधी थी। इसके बाद जेनी घबराकर स्टोर रूम में भागी और उस पुरानी ट्रिप की तस्वीरें ढूंढने के बाद विलियम को पक्का यकीन हो गया कि जेनी ही उसकी प्यारी एडलाइन है। फिर बिना कोई देर किए विलियम ने जेनी का पीछा किया जो अभी ज्यादा दूर नहीं गई थी। विलियम को अपने करीब आते देख जेनी भी सब कुछ समझ गई। विलियम के सवालों पर जेनी पहले तो बहाने बनाकर बात टालना चाहती थी, लेकिन सच अब सबके सामने आ चुका था, इसलिए उसे विलियम को सच बताना ही पड़ा। क्या तुम जानते हो उन्होंने मेरे साथ क्या किया? मैं बहुत दुखी होती। क्या ये अजीब है? हाँ, इसीलिए तुम चली गई थी, इसीलिए तुम गायब हो गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती कि उन्होंने मुझे कितनी तकलीफ दी। विलियम चाहता था कि जेनी अब और ना भागे, सिर्फ एलिस के लिए ही नहीं बल्कि
खुद अपने लिए भी। भले ही जेनी ने 100 सालों का सफर तय कर लिया था, लेकिन वो कभी रुककर जिंदगी का मजा नहीं ले पाई थी। विलियम की बातें उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन जेनी के दिल को पता था कि उसके लिए बस भागते रहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इसलिए घर भागकर जाने के बाद जेनी ने घबराहट में मेज पर एक छोटा सा नोट छोड़ा और विलियम के रोकने के बावजूद उस उदास शहर से अपनी गाड़ी लेकर निकल गई। जल्दी ही एलिस ने मेज पर जेनी का छोड़ा हुआ नोट देखा। वो भागकर घर से बाहर आई तो देखा कि जेनी की कार वहाँ नहीं है। उसे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वो वापस घर के अंदर गई और पूछने लगी कि आखिर हुआ क्या है। वो चली गई, वो वापस नहीं आएगी। विलियम को अच्छी तरह पता था कि वो चाहे जो कर ले सब बेकार होगा, लेकिन अपने बेटे की जिद देखकर उसे अपना पुराना पछतावा याद आ गया। बेटे, मेरी बात सुनो, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ। आपको कैसे पता? डैड, मैं ये बस एक सीधा सा सवाल है, आपको कैसे पता चला? क्योंकि उसके पास कोई वजह नहीं है। जाहिर है यही सबसे सही जवाब था। विलियम ने अपने बेटे की तरफ चाबी उछाली और किस्मत बदलने का ये मौका उसके हाथ में दे दिया। उसे बस यही उम्मीद थी कि एलिस समय रहते अपनी सच्ची चाहत को वापस पाले। उधर जेनी भी अपने ख्यालों से बाहर आई। हमेशा यूं ही भागते रहना उसके लिए भी किसी सजा से कम नहीं था। वो भी अपने प्यार की बाहों में जाना चाहती थी, जो उससे बहुत दूर था। इस पल जेनी ने आखिरकार अपने दिल की बात सुनने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी गाड़ी मोड़ी, तभी बगल से आ रहे एक ट्रक ने उसके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। उस जोरदार टक्कर की वजह से जेनी तुरंत बेहोश हो गई और हादसे का जिम्मेदार वो ड्राइवर मौके से तुरंत भाग निकला। उसी वक्त आसमान से फिर बर्फ गिरने लगी और जेनी के शरीर में ठंड फैलने लगी। उसके शरीर का तापमान गिरने लगा और उसकी सांसें भी धीरे धीरे धीमी पड़ने लगी। जब एलिस वहां पहुंचा, तब तक जेनी की सांसें थम चुकी थी। उसने अपने प्यार को बचाने के लिए सीपीआर देने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार लग रहा था। ठीक उसी वक्त एम्बुलेंस वाले आखिरकार पहुंच गए। उन्होंने जेनी को शॉक दिया और एक बार फिर किस्मत ने जेनी को मौत के मुंह से वापस खींच लिया। अंत में सभी डॉक्टरों की कोशिशों के बाद जेनी की जान खतरे से बाहर आ गई। वो एलिस से दूर नहीं होना चाहती थी और ना ही और भागना चाहती थी। इसलिए जेनी ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और अपने सारे राज बता दिए। हादसे की खबर मिलते ही उसकी बेटी भी घबराई हुई नर्सिंग होम से वहां पहुंच गई। ये एलिस है। नमस्ते। ये वही इंसान है जिसके बारे में मैं तुम्हें हमेशा बताती थी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं जेनी की दादी हूँ। क्या ये क्या है? तुम्हें पता है ये जानकर कि उसकी माँ को आखिरकार सुकून मिल गया है। बेटी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े और इस पल वक्त अब उनके बीच का दुश्मन नहीं था। वो बस चुपचाप वहाँ खड़ी होकर उस प्यार को देख रही थी जिसे आखिरकार अपनी मंजिल मिल गई थी। इसके बाद बेटी जेनी के साथ रहने आ गई और आज जेनी का जन्मदिन था। लेकिन जब वो आईने के सामने अपने बाल संवारने गई तो उसे अचानक अपने बालों में एक सफेद बाल दिखा। ये जवानी के जाने की निशानी थी और जेनी के वक्त के साथ लंबे संघर्ष का गवाह भी, क्योंकि इसी पल से वो आखिरकार हमेशा के लिए जवान रहने वाली कैद से आजाद हो गई थी। जेनी की कहानी हमें बताती है कि वक्त कभी लड़ने के लिए नहीं होता। ये जवानी छीन लेता है, साथ छीन लेता है और वो प्यार भी छीन लेता है जो हम जता नहीं पाते। लेकिन इसी वजह से जब भी हम रुकने का फैसला करते हैं, जब भी हिम्मत करके करीब जाते हैं, तो वो पल बहुत खास बन जाते हैं। उसे लगता था कि कभी बूढ़ा ना होना एक खुशकिस्मती है, लेकिन बार बार अपनों को खोने के बाद उसे समझ आया कि असली दर्द बूढ़ा ना होना नहीं है, बल्कि एक लंबी जिंदगी में बार बार अपनों को अलविदा कहना है। लेकिन किस्मत ने उसे अकेले नहीं छोड़ा। जब उसने भागना छोड़कर सच बोलने और भरोसा करने का फैसला किया, तब पहली बार वक्त ने अपना खर रोका और उसे दोबारा उसके प्यार से मिला दिया। असल में जिंदगी ऐसी ही होती है, कोई भी वक्त के साथ नहीं चल सकता और कोई भी रिश्ता हमेशा साथ रहने की गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन अगर कुछ पल के लिए भी हमने सच्चे दिल से किसी से प्यार किया है और उनका साथ दिया है, तो वो वक्त कभी बेकार नहीं जाता। द एज ऑफ एडलाइन सिर्फ हमेशा जिंदा रहने की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाती है कि खोने के डर से प्यार करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि असली बात ये नहीं है कि हम कितना लंबा सफर तय करते हैं, बल्कि जब फैसला लेने का वक्त आता है तो क्या आप रुककर एक दूसरे को प्यार देने के लिए तैयार हैं? नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।